हेलो एवरीवन, मैं शिवम सोनकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक TSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर पेपर लेके, जिसको कि मैं आपको सॉल्व कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा और आगे भी आने वाले और पार्ट्स को भी उसको पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, it is the manager's ability to coordinate all organizational activities and varied interests involved in it. It involves viewing the organization in its totality and understanding the interdependence of its individual parts. Name the managerial skill. ऐसी स्किल का नाम बताओ जिसके अंदर की अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंस होती है इंडिविजुअल्स के पार्ट्स की। ऐसे हमको मैनेजरियल स्किल्स की बताना है कि कौन कौन से होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो हम देखेंगे, इसका आंसर जो है हमारा कॉन्सेप्चुअल स्किल है। उसके साथ साथ हम इसके सारे ऑप्शंस पे भी नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर जो 3 ऑप्शंस जो थे हमारे पास, टेक्निकल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स इज नथिंग बट ह्यूमन स्किल्स इज ऑल्सो नोन एज इंटरपर्सनल स्किल्स, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर 2 में। सो टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं। टेक्निकल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिसके अंदर की टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। लाइक अगर हमको मशीन ऑपरेट करना है तो मशीन ऑपरेट करने के लिए सिर्फ मशीन ऑपरेट करना काफ़ी नहीं है इसके अंदर। इसके साथ साथ सेल्स को किस तरीके से डिज़ाइन करें, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, उस चीज़ के लिए हमको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास था वो था हमारे पास कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। हमने बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं और रिटेलर होती है, अलग अलग बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं। उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप जो फॉर्म होती है बिजनेस की, कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए फॉल्स है। इसके अंदर जो हमको ध्यान रखने वाली बात जो हमारे पास ये है कि फॉल्स लिखा हुआ है इसके अंदर, कि कौन सी इसके अंदर से नहीं है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, दी सोल ट्रेडर इज द मोनार्क ऑफ बिजनेस। मोनार्क मीन्स किंग। पूरा बिजनेस का जो किंग होता है वो बिजनेस का हमारा सोल प्रोप्राइटर ही होता है, राइट। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर एक 1% कंपनी होती है, बिजनेस होता है। तो ये तो हमारा फॉल्स नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, द प्रोप्राइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन द बिजनेस इज इन लॉस, राइट। ये भी सही है क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। हमने इसके फीचर्स में पढ़े हुए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास बिजनेस अगर लॉस में जा रहा होगा तो उसके लिए उसके घर की प्रॉपर्टी भी हम उठा के लेके आ सकते हैं अपनी। और थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर, प्रोप्राइटर्स नॉलेज एंड स्किल्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग। क्या ये बेटर फंक्शनिंग करता है? इतनी नॉलेज होती है, इतनी स्किल्स होती है किसी प्रोप्राइटर के पास। एक बंदे के पास तो इतनी सारी स्किल्स नहीं होती है, इसीलिए हमको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 वो हमारा गलत है। सोल प्रोप्राइटरशिप का ये स्टेटमेंट गलत है, इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास राइट आंसर है। तो देखते हैं इसके अंदर एक बारी की फीचर्स क्या क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सिंगल ओनरशिप होती है, राइट। उसके बाद में हमारे पास नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर एक एडवांटेज होता है बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटरशिप को, कि कोई भी शेयरिंग प्रॉफिट किसी के साथ नहीं करना पड़ता और उसके साथ साथ उसको लॉस भी झेलना ही पड़ता है अकेले। वन मैन्स कैपिटल, एक ही मैन होता है वो कैपिटल लगाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि इसके अंदर पॉइंट आया था कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर लॉस होएगा बिजनेस का। तो लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, राइट। रजिस्टर्ड कराना भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप को। और वन मैन कंट्रोल, एक ही मैन का कंट्रोल होता है, मतलब कि एक ही मैन मोनार्क होता है, किंग होता है उस पूरे बिजनेस का। ये सब इसके फीचर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास, व्हाट इज़ द यूनिक रोल ऑफ IDBI that is different from other development banks।
अब इसके अंदर IDBI एक शॉर्ट फॉर्म आई है एक बैंक की, तो एक कौन सा बैंक होता है इसकी पहले तो हम फुल फॉर्म जानेंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कौन से ईयर पे इस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्योंकि जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है, इट सब्सक्राइब्स डायरेक्टली टू द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स मेड बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न्स। इसके अंदर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि IDBI का एक काम नहीं होता है। इट ग्रांट्स लोन्स एंड एडवांसेस टू कंपनीज repayable between 8 to 10 years। थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर, इट इंक्लूड्स अंडरराइटिंग ऑफ द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स मेड बाय द कंपनीज। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसके अंदर, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस directly to industrial units as well as to refinance loans guaranteed by other financial institutions। तो इसके अंदर IDBI की जो फुल फॉर्म है इसके अंदर है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आई से इंडस्ट्रियल मीन्स के इंडस्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है और उसके साथ साथ उसको रिफाइनेंस करता है उनके लोन्स को। तो IDBI जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका ओरिजिन मतलब सेटअप कब हुआ था, ये सेटअप हुआ था हमारा 1964, जुलाई 1964। इस डेट को हम याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जब आते हैं PGT कॉमर्स में, DTPLSB में, तो कभी कभी वो ईयर ही पूछ लेता है, इस्टेब्लिश का ईयर क्या है इसके अंदर IDBI बैंक का। और इस्टेब्लिश्ड होलली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द RBI, ये RBI की एक सब्सिडरी है। फ्रॉम 16th Feb 1976 it was been delinked from the RBI। अब 1976 के बाद ये डीलिंक हो गया, मतलब कि हट गया था और फिर इसने अपने ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन बना लिया ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये किसके अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है 1976 से। उससे पहले 1964 में RBI के अंडर था, सब्सिडरी कंपनी, वो सब्सिडरी था उसका RBI का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर इस टाइम पे मुंबई में है। उसके रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली। और उसके साथ साथ 11 और ब्रांचेस हैं। सो इसके IDBI के बारे में आपको बस लिया हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ पर्टिकुलर partner of a firm represents that another person is also a partner of the firm, and if such a person does not disclaim the partnership relationship even after coming to know about it, such person is called, इसमें से इंडिया हटा देंगे यहाँ से। तो ऐसा पर्सन क्या कौन सा होता है पार्टनरशिप में। पार्टनर्स के जैसे कि हमको पता है कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय स्टॉपल, पार्टनर्स इन प्रॉफिट, पार्टनर्स नॉमिनल पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर और माइनर पार्टनर। ये सारे के सारे टाइप्स होते हैं पार्टनर्स के। तो इसके अंदर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पार्टनर होता है जो कि जब दूसरा पार्टनर उसको इंट्रोड्यूस करा रहा होता है कि ये हमारा पार्टनर है, उसको वो डिस्क्लेम भी नहीं करता और कुछ बोलता भी नहीं, मतलब चुपचाप खड़े रहता है वहाँ पे। तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे, ऐसे पार्टनर को हम बोलेंगे पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। सो इसके अंदर जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे वो इस 2 पॉइंट्स में होते हैं, पहला ये होल्डिंग आउट और दूसरा स्टॉपल्स में, स्टॉपल्स, पार्टनर्स बाय स्टॉपल्स। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनके बारे में। पहले तो हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मीन्स जो कुछ काम नहीं करता, बस खाली अपने पैसे लगा के बैठा रहता है। और नॉमिनल पार्टनर, इसका सिर्फ नाम यूज़ करते हैं हम पार्टनर का। सीक्रेट पार्टनर, अंदर ही अंदर कोई से होते हैं पार्टनर्स, वो हमको पता नहीं होते। और फिर होता है पार्टनर्स बाय प्रॉफिट ओनली, सिर्फ प्रॉफिट्स में ही पार्टनर होता है। पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये दोनों को हम पढ़ते हैं अभी डिटेल में आगे। इसके बाद होता है माइनर पार्टनर, मतलब कि 18 ईयर्स से कम एज वाला बच्चा पार्टनर तो बन सकता है सिर्फ प्रॉफिट्स में, वो लॉस नहीं झेलेगा उसके। एक्टिव पार्टनर जो पूरे की पूरे अपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर एक्टिविटी में पार्टनर्स की पार्टनरशिप में। तो अब देखते हैं हम पार्टनर्स बाय स्टॉपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर्स बाय स्टॉपल में क्या होता है कि एक
पर्सन वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। वो किसी भी तरीके से कर सकता है, चाहे तो वो लिखित रूप में या स्पोकन बाय कंडक्ट, किसी भी तरीके से कर सकता है। कि जैसे कि समझ लेते हैं एक रघु है, इसके अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। रघु जो कि एक बहुत रिच मैन है, और गणेश उसका पार्टनर है। कहाँ पे? एलाइट एंटरप्राइज में। तो गणेश ने कहा कि वो रघु का पार्टनर है, लेकिन रघु ने मना नहीं करा, तो एक गुड सेल्स कर दिया उसको रघु को। तो रघु का वो पार्टनर गणेश ने बोला है अपने आप से, तो वो होता है पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक है, लेकिन होल्डिंग आउट मतलब कि हमने होल्ड कर लिया, मतलब कि किसी को हमने अपना भी जबरदस्ती एक पार्टनर के तौर पे बना दिया, मतलब उस पार्टनर ने, उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने मना भी नहीं करा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं इसके अंदर कि हरि और गणेश रघु की प्रेजेंस में, हरि और गणेश ने that Raghu is a partner in the firm of Elite Enterprise। ठीक, हरि ने बोला गणेश से कि रघु जो है हमारा पार्टनर है फर्म में, लेकिन रघु ने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप खड़ा रहा, ना ही उसने डिनाई करा और ना ही उसने एक्सेप्ट करा। लेकिन अब क्या हुआ, वो फिर भी वो एक पार्टनर बन गया उनकी कंपनी के अंदर, और उनकी फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो ये होता है पार्टनर बाय होल्डिंग। इसके अंदर रघु ने कुछ नहीं बोला अपने आप से, हरि ने बोला कि ये हमारा पार्टनर है, तो वो पार्टनर बन गया। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WTO के बारे में क्या इसमें से गलत है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995, बिल्कुल राइट, 1995 में आता है WTO। WTO इज द सक्सेसर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, बिल्कुल सही, सक्सेसर है इसका, ये कैट का, GATT जिसे बोलते हैं हम। इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन लुसाने, स्विट्जरलैंड। नो, इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है ही नहीं। ये वाला जो इसके अंदर ऑप्शन है ये गलत है बिल्कुल। ये कहाँ पर है? ये है जनेवा में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा जनेवा में है। किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। जनेवा में इसका हमारा होता है इसका हेडक्वार्टर। तो ये वाला ऑप्शन इसके अंदर गलत है, क्योंकि इसके अंदर लुसाने दिया रखा है। तो अनट्रू पूछा था, तो हमने अनट्रू बता दिया कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा अनट्रू है। और फिर अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस यूनिट। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो कि इन्फ्लुएंस नहीं करता है जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं? ऐसा कौन सा फैक्टर है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है गवर्नमेंटल कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। हमको जानना चाहिए कि गवर्नमेंट का कैसा कंट्रोल है उस एरिया के ऊपर, कैसे कैसे रेगुलेशंस है जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर बिज़नेस सेटअप करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने वाइन्स, विस्की वगैरह वहाँ दारू जो बैन कर रखी है बिहार के अंदर। अब हम अपना बिजनेस जो, अगर हम वाइन्स का शॉप खोलना चाहते तो हम बिजनेस बिहार में तो नहीं खोल सकते हैं, राइट। सेकंड ऑप्शन आता है इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी। ये भी हमको पता होना चाहिए जब हम स्टार्ट करेंगे कितना रिस्क है वहाँ पे, और कितनी हमको लायबिलिटीज़ देनी पड़ सकती हैं, कितनी हमको कहाँ से फंड्स लेने हैं, कितने। तो ये भी हमारे पास होता है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, कि किस एरिया में हमको वहाँ पे सेटअप करना है अपना बिजनेस। ये भी हमारे पास स्टार्टिंग में हम बिजनेस यूनिट के जब स्टार्ट करते हैं तो जब हम ये फैक्टर को ध्यान में रखते हैं। लेकिन इंक्रीज इन लायबिलिटी ये हम करते तो हैं इस फैक्टर को ध्यान, लेकिन कब? जब हम बिजनेस अपना स्टैब्लिश कर चुके होते हैं। उसके बाद में जब हम 2-3 साल अपना बिजनेस करेंगे कि आगे जाके हमारी लायबिलिटी क्या बनेगी टैक्स की, तो वो जब हम इस फैक्टर को इंक्लूड करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। जब हम स्टार्ट करते हैं तो जब नहीं करते इसको इंक्लूड। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो थे इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरे पार्ट आगे भी और पार्ट्स में लेकर आऊँगा इसके। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
keep learning and keep growing. And don't forget to subscribe, like, and share. Comment also your precious suggestions. Thank you.